गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीए बीएससी सेकेंड ईयर ज्योग्राफी, मैं डॉक्टर अनुज हाजड़िया। कल हमने बात की थी मानव भूगोल के सिद्धांत की। आज हम बात करेंगे मानव पर्यावरण संबंध की। मानव पर्यावरण संबंध की देखिए क्या होता है कि मानव पर्यावरण संबंध किस प्रकार का रहा है। आज से पृथ्वी पर जो आदि मानव का उद्भव हुआ 20 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। आदि मानव का उद्भव पृथ्वी पर 20 लाख वर्ष पूर्व हुआ। तब मानव किस प्रकार का था? जंगल में रहता था, कंदमूल फल या शिकार के माध्यम से अपना जीवन यापन करता था। उसके बाद मानव पर्यावरण संबंधों का जो आरंभ हुआ पूरा पाषाण काल में हुआ। पूरा पाषाण काल, यह जो काल था यह 10 लाख से 10,000 वर्ष पूर्व का जो काल था वो पूरा पाषाण काल के अंतर्गत शामिल होता है। इसमें क्या होता है, मनुष्य ने औजार बनाना प्रारंभ कर दिया था। इस पूरा पाषाण काल युग में काल का समय था 10 लाख से 10,000 ईसा वर्ष पूर्व। ईसा वर्ष पूर्व इस काल में क्या हुआ था कि मानव ने औजार बनाना प्रारंभ कर दिया था। उसके बाद आया मध्य पाषाण युग, मध्य पाषाण काल। 10,000 से 6,000 ईसा पूर्व इसका समय माना जाता है। और इस काल में मनुष्य ने पशुओं को पालतू बनाना प्रारंभ कर दिया था। पशुओं को पालतू बनाना प्रारंभ कर दिया था। और तीसरा जो आया नव पाषाण युग। पाषाण होते हैं पत्थर, नव पाषाण काल या नव पाषाण युग। इसका जो काल था 6,000 से 4,000 वर्ष पूर्व। हर वर्ष पूर्व। इसमें क्या हुआ था, मनुष्य ने पशुओं को पालतू के साथ पादप या पौधों को विकसित कर लिया था। पादप को विकसित कर लिया था। पौधे और पशुओं दोनों को क्या बना लिया था उन्होंने कि ये जो पौधे हैं हमारे काम के हैं, उनको क्या किया, विकसित कर लिया था। कि मानव पर्यावरण अगर संबंध की हम वर्णन करें, 20 लाख वर्ष पूर्व क्या होता था, आदि मानव आया, जंगलों में रहता था। उसके बाद काल आए, पूरा पाषाण काल आया, 10 लाख से 10,000 वर्ष पूर्व इसका समय रहता है। मनुष्य ने क्या किया था, औजार बनाना प्रारंभ कर दिया था। मध्य पाषाण काल आया, 10,000 से 6,000 वर्ष पूर्व पशुओं को पालतू बनाना। पहले क्या होता था, जंगलों में मनुष्य शिकार करता था, लेकिन इसके बाद मनुष्य को पता चला कि ये जानवर हमारे काम के हैं, तो उनको पालतू बनाना, दूध के लिए, मांस के लिए उनका उपयोग करना प्रारंभ कर दिया था। और जब नव पाषाण काल आया 6,000 से 4,000 वर्ष पूर्व, तो उन्होंने पेड़ पौधों को विकसित कर लिया और साथ में पशुओं के माध्यम से खेती का कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। इसके बाद जो हमारा युग आता है वो है हमारा 4,000 ईसा पूर्व के बाद ताम्र काल आता है। ताम्र काल, तांबे का उपयोग किया गया था इस काल में। और 4,000 से 3,000 वर्ष पूर्व इसका समय माना जाता है। तांबे की धातुओं से हथियार बनाए जाते थे। धातु कौन सी उपयोग में की जाती थी? तांबे की धातु उपयोग में ली जाती थी। और तांबे की धातुओं से क्या बनाए जाते थे? हथियार बनाए जाते थे, बर्तन बनाए जाते थे। ताम्र युग के बाद आता है कांस्य युग। इसमें किसका उपयोग बढ़ा था? जो कांस्य धातु है
उसका उपयोग बढ़ा था। 3000 से 2000 वर्ष पूर्व इसका समय था, जिसमें क्या था, कांस्य का उपयोग बढ़ा था और इसी के माध्यम से क्या किया जाता था, इसी के हथियार बनाए जाते थे और इसका प्रयोग बढ़ा था। उसके बाद आया लोह युग। लोह युग 2000 वर्ष पूर्व से वर्तमान जो समय है वो कौन सा युग है, लोह युग। लोहे का उपयोग बढ़ा। जैसे ही लोहे का उपयोग बढ़ा, औद्योगिक क्रांति और कह सकते हैं कि औजार बनाना, कृषि यातायात के साधनों का विकसित करना, जीवन स्तर में परिवर्तन करना, ये सब किस में आए, लोह युग में। तो सबसे पहले ताम्र युग आया, फिर कांस्य युग। ताम्र युग में तांबे का उपयोग होता था, बर्तन और हथियार जो भी बनाए जाते थे वो किससे बनाए जाते थे, तांबे से बनाए जाते थे। उसके बाद कांस्य युग आया 3000 से 2000 वर्ष पूर्व, जिसमें किसका प्रयोग किया जाता था, कांस्य का प्रयोग किया जाता था। लोह युग आया 2000 वर्ष पूर्व से वर्तमान समय तक। इसमें किसका उपयोग किया जाता था, लोहे का उपयोग किया जाता था। प्रयोग किसका हुआ, लोहे का। और मनुष्य और पर्यावरण दोनों में क्या हुआ, लोहे का प्रयोग किया और लोहे के प्रयोग से विभिन्न प्रकार के औजार बनाए, हल बनाए। पहले मनुष्य और पर्यावरण जो वातावरण था उसके मध्य संबंध पाए जाते थे, अनुकूल संबंध पाए जाते थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, मनुष्य जो पर्यावरण है उसका उपभोक्ता बन गया। मनुष्य क्या बना, उस पर्यावरण का उपभोक्ता बना, बाद में अभिकर्ता बना, फिर परिवर्तन करता बना, अभिकर्ता बना, फिर परिवर्तन करता, और उसने क्या किया, वातावरण में परिवर्तन करना प्रारंभ कर दिया और वर्तमान समय में विध्वंसक बना हुआ है। क्या बना हुआ है, विध्वंसक। पहले क्या था, उपभोक्ता, सिर्फ उसका उपभोग करता था, जितनी उसकी आवश्यकता थी उसके अनुसार क्या करता था, उसका उपभोग करता था, फिर अभिकर्ता, फिर परिवर्तन करता और लास्ट में क्या बना, विध्वंस करता बना। कितना अधिक उसका उपयोग करने लगा कि भावी पीढ़ी के लिए उसने इसको संरक्षित करने का कभी नहीं सोचा। आगे हम बात करते हैं कि वर्तमान समय में मानव और पर्यावरण के संबंध किस प्रकार से हैं, कि क्रांतिकारी परिवर्तन आए, मानव और पर्यावरण के जो संबंध हैं उनमें क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिले। अब बात आती है कि क्रांतिकारी परिवर्तन किस प्रकार से आए, तो उन्होंने कहा जैसे ही 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध या 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में औद्योगिक क्रांति का विकास हुआ। कौन सी क्रांति आई, औद्योगिक क्रांति का विकास हुआ, और जिसके माध्यम से मनुष्य और वातावरण दोनों के संबंधों में क्या आ गया, परिवर्तन आ गया। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी, 1780 में हुई थी, और पर्यावरण पर इसके प्रभाव दृष्टिगत होते हैं हमें सबसे पहले। और उन्होंने कहा कि धीरे धीरे वनों का उन्मूलन और जीवाश्म ईंधन का जो प्रयोग था वो क्या हो गया, बढ़ गया। कि धीरे धीरे मनुष्य ने क्या किया, औद्योगिक क्रांति आई। औद्योगिक क्रांति आई तो खनिज संसाधनों का दोहन करना प्रारंभ कर दिया और वनों को काटना, जीवाश्म ईंधन का प्रयोग करना, ये सब क्या हो गए, बढ़ते गए। और मनुष्य और पर्यावरण उनके संबंधों में भी परिवर्तन आता गया। कि पहले जो मनुष्य था वातावरण के अनुसार रहता था, धीरे धीरे क्या हुआ, उस मनुष्य ने अपनी सुविधा अनुसार जितने भी हमारे पास संसाधन थे उनका उपयोग, अति उपयोग करना प्रारंभ कर दिया। औद्योगिक क्रांति आई, अत्यधिक खनिज संसाधनों का उसने दोहन करना प्रारंभ कर दिया और मनुष्य और पर्यावरण दोनों के संबंधों में क्या आती गई, परिवर्तन आता गया। अब हम बात करेंगे कि ऐसी कौन कौन सी धारणाएं थी जिनके माध्यम से मानव और पर्यावरण है जो उसके संबंधों में परिवर्तन आया। बात करते हैं कि पहले जब मनुष्य कार्य करता था प्रकृति के अनुकूल कार्य करता था, लेकिन आज का जो समय है, वर्तमान जो समय है, मनुष्य अधिक से अधिक लाभ अर्जित करने के लिए प्रकृति का अंधाधुंध उपयोग कर रहा है, जिसके कारण मनुष्य और जो पर्यावरण है उन दोनों के संबंधों में अंतर आता जाता है। तो इसी बात के लिए उन्होंने विचारधाराएं उत्पन्न हुई। हम फर्स्ट विचारधारा की बात करते हैं, निश्चयवाद। निश्चयवाद
पहले भी हम इसकी बात कर चुके हैं, जब हमने विद्वानों का वर्णन किया था तभी इसके बारे में मैंने आपको बताया था। इसमें क्या होता है, जब सबसे पहले जो वाद आया था वो क्या था, निश्चयवाद। इसमें ऐसा कहा गया था कि प्रकृति ने मनुष्य को बनाया है। किसने बनाया है? प्रकृति ने मनुष्य को बनाया है। और इस उपागम का आधार भी क्या है? दोनों में मुख्य कौन है? प्रकृति। कि कहने का अभिप्राय ये है कि प्रकृति ने किसको बनाया है? मनुष्य का। तो मुख्य कौन है? प्रकृति। तो निश्चयवाद के जो समर्थक थे उनका ऐसा मानना था कि प्रकृति क्या करती है? मनुष्य का निर्माण करती है या उसको बनाती है, और इसमें मुख्य कौन है? प्रकृति है। क्योंकि प्रकृति मनुष्य के सामने जिस प्रकार का वातावरण उत्पन्न करती है, मनुष्य को क्या करना पड़ता है? उसी वातावरण के साथ अपने आप को समायोजित करना पड़ता है। प्राचीन समय में आपने देखा होगा कि मानव जंगलों में रहता था और उसी के अनुसार क्या करता था? अपने जीविकोपार्जन या अपने जीने का उसी अनुसार वह जीवन जीता था। जो उसको कंदमूल फल जो जंगलों से उपलब्ध हो जाते थे उसी पर उसका जीवन निर्भर करता था। तो इसमें यही कहा गया था कि जिस प्रकार की प्रकृति है उसके सामने वातावरण प्रस्तुत करती है, मनुष्य क्या करता है? उसी के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है, उसी के अनुसार समायोजन कर लेता है। तो इसमें मुख्य कौन है? प्रकृति। तो निश्चयवादियों का ऐसा मानना था कि प्रकृति क्या है? मुख्य है, जबकि प्रकृति ने किसको बनाया है? मनुष्य को। तो मनुष्य क्या है? इन दोनों में मुख्य कौन है? प्रकृति मुख्य है। आगे बात आती है कि मानव के जितने भी पक्ष हैं, भौतिक पक्ष, सांस्कृतिक पक्ष, सामाजिक पक्ष, उन सब पर प्रभाव कौन डालती है? प्रकृति। कि मनुष्य के जितने भी हैं, कह सकते हैं कि हम मनुष्य के सभी पक्षों पर प्रभाव कौन डालती है? प्रकृति। वह उसके सामाजिक रहन सहन, खान पान, मतलब हर चीज़ को कौन प्रभावित कर रहा है? उद्योग धंधे व्यवसाय किसको प्रभावित कर रहा है? कौन प्रभावित कर रहा है? प्रकृति। कि प्रकृति मनुष्य के सभी पक्षों पर को प्रभावित करती है, उसके सभी पक्षों को प्रभावित करती है। अब मनुष्य का जो रहन सहन, खान पान, उष्ण कटिबंध क्षेत्र में अगर कोई मनुष्य रहता है, मानव रहता है, तो प्रकृति उसी प्रकार का उसके साथ व्यवहार करती है। शीतोष्ण में है तो उसी प्रकार क्या करता है? मनुष्य उसके साथ अनुकूलन करने का प्रयास करता है। आगे हम बात करें कि जो निश्चयवाद विचारधारा है इसका जन्म और विकास, छोटे क्वेश्चन में आ सकता है कि जो निश्चयवादी विचारधारा है उसका जन्म कहाँ हुआ था? फ्रांस में। और विकास भी कहाँ हुआ था? फ्रांस में। इसके जन्मदाता हम किसे कहेंगे? फ्रेडरिक रेटजेल को। कौन थे? फ्रेडरिक रेटजेल। छोटा क्वेश्चन बनता है, निश्चयवादी विचारधारा के समर्थक खूब मिलेंगे आपको। जितने भी विद्वान थे जिन्होंने प्रकृति को मुख्य माना वो सारे क्या थे? इसके समर्थक थे। लेकिन पूछा जाए कि निश्चयवाद की जो विचारधारा थी उसके मुख्य प्रतिपादक कौन थे? तो वो थे हमारे रेटजेल। और इसका जन्म कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। और इसका विकास भी कहाँ पर हुआ था? फ्रांस में हुआ था। रेटजेल महोदय इसके मुख्य प्रतिपादक माने जाते हैं। आगे बात आती है कि अरस्तु महोदय थे। अरस्तु, इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी। पुस्तक का नाम था राजनीति। पुस्तक का नाम था राजनीति। ये जो बुक्स हैं इनको थोड़ा सा आप विशेष ध्यान रखें, अंडरलाइन करें। तो इन्होंने कहा कि यूरोप के जो ठंडे प्रदेश हैं उसके जो निवासी होते हैं वो बहादुर होते हैं। यूरोप के जो ठंडे प्रदेश हैं उसके निवासी किस प्रकार के होते हैं? बहादुर होते हैं। रीजन बताया उन्होंने, क्योंकि पहले वहाँ पर क्या थे? ठंडे प्रदेश थे, इसलिए परिस्थितियाँ कैसी थी? जलवायु कैसी थी? कठोर थी। और उनकी तकनीकी कौशल जो होता है उसमें कमी पाई जाती है। जबकि एशिया के जो लोग होते हैं, एशिया के जो लोग होते हैं वो किस प्रकार के पाए जाते हैं? विचारवान पाए जाते हैं। विचारवान होते हैं, कुशल होते हैं, लेकिन उत्साह की कमी पाई जाती है। विचारवान और कौशल होते हैं, किसी भी कार्य को करने में कुशल होते हैं, लेकिन उनमें उत्साह की कमी पाई जाती है। तो इन्होंने कहा कि जिस प्रकार की प्रकृति होती है वहीं पर उसी प्रकार के निवासी पाए जाते हैं। कि इन्होंने कहा कि यूरोप में ठंडा प्रदेश है और वहाँ के जो निवासी होते हैं बहादुर होते हैं। बहादुर होते हैं,
लेकिन उनमें तकनीकी जो कौशल है उसकी क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है, तकनीकी कौशल की कमी पाई जाती है। इसके विपरीत अगर हम एशिया के लोगों की बात करें, विचारवान भी होते हैं, कौशल भी होते हैं, उनमें कुशल भी होते हैं, या कह सकते हैं कि हम तकनीकी कौशल का विकास भी होता है, लेकिन उनमें उत्साह की कमी पाई जाती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि उष्ण कटिबंध क्षेत्र में रहने वाले लोग किस प्रकार के पाए जाते हैं, आलसी प्रवृत्ति के पाए जाते हैं, लेकिन यूरोप के जो ठंडे प्रदेशों के निवासी हैं वो किस प्रकार के पाए जाते हैं, बहादुर पाए जाते हैं। तो कहने का अभिप्राय ये है कि अरस्तु महोदय ने अपनी जो पुस्तक है राजनीति में, उसमें वर्णन किया कि जिस प्रकार का क्षेत्र होता है उसी प्रकार के लोगों के विचार या उसी प्रकार के लोगों में उसी प्रकार के लोगों के विचार भी पाए जाते हैं। जो यूरोप के निवासी होते हैं वो बहादुर होते हैं, जबकि एशिया के जो निवासी होते हैं विचारवान भी होते हैं, कुशल भी होते हैं, लेकिन उनमें उत्साह की कमी पाई जाती है, जबकि यूरोप के जो लोग हैं उनमें तकनीकी कौशल की कमी पाई जाती है। तो उन्होंने क्षेत्र विशेष के आधार पर दिया कि जो प्रकृति होती है वह अलग अलग क्षेत्रों में, या कह सकते हैं कि जो वातावरण होता है वो मानव को प्रभावित करता है। अगर ठंडे प्रदेश का कोई व्यक्ति है बहादुर तो मिलेगा, लेकिन उसमें तकनीकी कौशल की कमी पाई जाएगी, और उष्ण कटिबंध का व्यक्ति है विचारवान भी मिलेगा, कुशल भी मिलेगा, लेकिन उसमें उत्साह की कमी पाई जाती है। तो ऐसा उन्होंने वातावरण के प्रभाव को प्रदर्शित करने के लिए कहा है। आगे बात करेंगे, छोटे क्वेश्चन में इनको विशेष ध्यान रखेंगे कि निश्चयवाद की विचारधारा है, सबसे पहले कहाँ इसका जन्म हुआ और इसको सबसे अधिक विकास कहाँ हुआ था, फ्रांस में हुआ था। दूसरा इन्होंने कहा कि हम निश्चयवाद की बात करते हैं, निश्चयवाद की बात करते हैं, हम उसकी तुलना किससे कर सकते हैं, एक चिड़िया से नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो तो धरातल पे नहीं रहती है। हम उसकी तुलना करेंगे किससे करेंगे, एक पौधे से करेंगे कि पौधा आकाश में कितनी भी ऊंचाई तक लहरा ले, उसकी शाखाएं कितनी भी ऊंचाई को छू लें, लेकिन उसकी जो जड़ें हैं वो कहाँ रहती हैं, जमीन पर। तो उन्होंने यही कहा कि जो हमारी बुद्धि है और संस्कृति है उसकी उपलब्धियों की तुलना हम किससे कर सकते हैं, कि मानव की जितनी भी उपलब्धि हैं उन सभी की तुलना हम किससे कर सकते हैं, एक चिड़िया से नहीं कर सकते। क्यों चिड़िया से नहीं करेंगे? क्योंकि चिड़िया स्वच्छंद उड़ान भरती है, उसकी तुलना हम किससे करेंगे, एक पौधे से करेंगे। कहने का अभिप्राय है इसमें प्रबल कौन, प्रकृति। भाई चिड़िया है उड़ जाएगी, उसे नहीं कर सकते। कि मनुष्य इतना स्वतंत्र नहीं है कि अपने अनुसार क्या कर सके, अपने विचार या अपने वातावरण में परिवर्तन कर सके। उन्होंने कहा निश्चयवाद के अनुसार कि हम उसकी जो हमारी संस्कृति और जो हमारी सभ्यता है उसकी उपलब्धि की तुलना हम किससे करेंगे, एक पौधे के तने से करेंगे। कि पौधे का तना कहाँ जुड़ा रहेगा, मिट्टी से जुड़ा रहेगा, और उसकी जो शाखाएं हैं वो आकाश में काफ़ी ऊंचाई तक लहराएंगी, लेकिन कहाँ है तना, कहाँ है उसकी जड़ें, कहाँ है मिट्टी में है। तो कि प्रकृति प्रभाव डालती है, चाहे आकाश में कितनी भी ऊंचाई तक उसकी शाखाएं जाएंगी, लेकिन उसका जुड़ाव किससे है, पृथ्वी से है। तो यही चीज़ उन्होंने मानव के संदर्भ में भी कही थी कि मनुष्य की स्थिति निश्चयवाद में इस प्रकार की है कि वह जुड़ाव किससे रहेगा, उसका पृथ्वी से, और आकाश में आप कितनी भी ऊंचाई तक उड़ सकते हैं। कह सकते हैं कि नियंत्रण किसका रहेगा, प्रकृति का। लेकिन अगर चिड़िया की अगर बात करें, चिड़िया उड़ जाएगी, प्रकृति का कोई नियंत्रण नहीं है। यहाँ उसके विचारों का वर्णन इसमें किया गया है। हमारी बुद्धि, संस्कृति और सभ्यता की उपलब्धियों की तुलना एक चिड़िया से कि स्वच्छंद उड़ान से नहीं की जा सकती, उसकी तुलना हम किससे करेंगे, एक पौधे से करेंगे। क्योंकि पौधा आकाश में कितनी भी ऊंचाई तक उड़े, लेकिन उसकी जो तना है वो कहाँ पाया जाता है, मिट्टी में पाया जाता है। और जो मानव है वो क्या है, इस प्रकृति की धूल का कण है। मानव क्या है, इस प्रकृति की धूल का कण है। मुख्य कौन हुई, प्रकृति। आगे बात करेंगे, हिप्पोक्रेटस महोदय थे, 420 ईसा पूर्व में आए थे। हिप्पोक्रेटस, देखिए इन्होंने क्या किया, एक पुस्तक लिखी थी, एयर, वाटर एंड प्लेस। एयर हवा, वाटर पानी एंड प्लेस स्थान। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। पुस्तक में लिखा था कि यूरोपियन
लोगों द्वारा एशिया पर आक्रमण किए जाते थे। आपने इतिहास पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा कि यूरोप के जो लोग थे एशिया पर आक्रमण करते थे। एक रीजन तो उन्होंने बताया कि वहाँ की जो जलवायु थी वो किस प्रकार की थी, कठोर थी और परिवर्तनशील थी, कठोर थी और परिवर्तनशील थी। उन्होंने कहा जिसके प्रभाव से जो यूरोप के लोग हैं कठोर परिश्रमी पाए जाते हैं, कठोर परिश्रमी पाए जाते हैं, जबकि जो एशिया के लोग हैं वो किसको पसंद करते हैं, आराम पसंद। दोपहर में देखा होगा खाना खाए और सो जाओ तो इन्होंने हिप्पोक्रेटस महोदय ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी एयर वाटर एंड प्लेस, प्लेस होता है स्थान। इन्होंने कहा था कि जो यूरोप के लोग हैं वो एशिया के क्षेत्रों पर आक्रमण करते थे, उसका रीजन क्या होता था, यूरोप में जो जलवायु थी वो किस प्रकार की पाई जाती थी, कठोर पाई जाती थी, परिवर्तनशील पाई जाती थी। इसलिए वहाँ के व्यक्ति कैसे होते थे, परिश्रमी होते थे, कठोर परिश्रम करते थे। प्रकृति का प्रभाव है ये। कैसे थे, कठोर परिश्रमी थे, लेकिन जो एशिया के थे उन पर अपना अधिकार जमा लेते थे। एशिया वाले कैसे थे, आराम पसंद व्यक्ति थे, इसलिए यूरोप वालों ने किस पे अधिकार कर लिया, एशिया के क्षेत्रों पर। तो यह किसका प्रभाव है, वातावरण का। उनके सामने मजबूरी थी कि जलवायु कैसी थी, कठोर थी, इसलिए उन्होंने क्या किया, दूसरे क्षेत्रों पर आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया। कठोर परिश्रमी थे इसलिए दूसरे क्षेत्रों पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लेते थे। लेकिन एशिया के लोग किस प्रकार के थे, आराम पसंद व्यक्ति थे, क्योंकि वहाँ पर जलवायु कौन सी पाई जाती है, गर्म जलवायु या उष्ण जलवायु पाई जाती है, जबकि यूरोप के ठंडे जो क्षेत्र हैं उनमें ठंडी जलवायु या शीत जलवायु पाई जाती है। तो हिप्पोक्रेटस जो महोदय थे वो भी जो जलवायु है या वातावरण है उसके प्रभाव को मानते थे। उनका भी ऐसा मानना था कि जिस प्रकार की जलवायु होती है उसी प्रकार के मनुष्य पर प्रभाव भी पाए जाते हैं। तो जो यूरोप के लोग थे वो ठंडे क्षेत्रों के थे इसलिए कठोर परिश्रमी थे, और एशिया के लोग थे गर्म क्षेत्रों के थे इसलिए आराम उनको अधिक पसंद था। ये कारण उन्होंने बताया था कि यह किसका प्रभाव है, यह वातावरण का प्रभाव है। और निश्चयवाद किसका समर्थन करता है, वातावरण या प्रकृति का समर्थन करता है। इसमें कहता है कि मानव और जो प्रकृति है दोनों में मुख्य कौन है, प्रकृति मुख्य है। अम्बोल्ट महोदय आते हैं, ये सारे इसके समर्थक थे, ये सारे क्या थे, निश्चयवाद के समर्थक थे। इन्होंने कहा हम्बोल्ट का प्रसिद्ध ग्रंथ था कॉस्मोस। ये सारे तो मैं याद करा दूंगी आपको। कितने खंड में था, 5 खंड में, कल भी बताया था। थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे तो ये बुक्स आपको यहीं याद हो जाएंगी। हम्बोल्ट ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, पुस्तक का नाम था कॉस्मोस। खंड कितने थे, 5। उन्होंने कहा था कि पर्यावरण की जो शक्ति है उसको सर्वोपरि माना, और उन्होंने कहा कि भूमध्य सागरीय सभ्यता के विकास में मुख्य योगदान किसका है, जलवायु का। कि भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र उसमें एक सभ्यता विकसित हुई उसमें मुख्य योगदान किसका है, जलवायु का। कहने का अभिप्राय ये है कि यहाँ पर अनुकूल जलवायु पाई जाती थी जिसके कारण किसका विकास हुआ, सभ्यता का विकास हुआ। दूसरा एक रीजन और भी बताती हूँ आपको, आपने देखा होगा कि जहाँ जलवायु अनुकूल नहीं पाई जाती वहाँ पर जनसंख्या कम पाई जाती है, लेकिन जहाँ पर उत्तम जलवायु पाई जाती है वहाँ जनसंख्या भी अधिक पाई जाती है। तो जितनी भी हमारी सभ्यताएं विकसित हुई थी, आपने देखा होगा नील नदी की घाटी में नील सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, तो वो क्या थी, वहाँ उपजाऊ मिट्टी थी, जल था, अनुकूल जलवायु हुआ करती थी, इसलिए क्या था, वहाँ पर सभ्यता विकसित हुई थी। और उस समय जो सभ्यता विकसित हुई थी वो अपने चरम पर थी। उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी सभ्यता का जो विनाश है वह प्रकृति नहीं कर सकती, बल्कि मनुष्य ही उसका विनाश करता है। तो हम्बोल्ट ने अपने इस ग्रंथ में इसका वर्णन किया था कि भूमध्य सागरीय जो जलवायु है, सभ्यता है, भूमध्य सागरीय सभ्यता, उसके विकास में मुख्य योगदान किसका था, मुख्य योगदान जलवायु का रहा था। 1859 में हम्बोल्ट महोदय और एक थे रीटर महोदय, दोनों की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। उसके बाद कौन आते हैं, डार्विन महोदय।
कौन आते हैं? डार्विन महोदय। और डार्विन महोदय की एक पुस्तक बताई थी मैंने आपको, याद है क्या? पुस्तक का नाम क्या था? जीवों की उत्पत्ति। क्या था? जीवों की उत्पत्ति। इन्होंने यही कहा था कि जीवों के विकास और पर्यावरण के मध्य क्या पाया जाता है? घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। जीव का जो विकास है और पर्यावरण, उन दोनों के मध्य क्या पाया जाता है? घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। और इसी संबंध को उन्होंने व्याख्या की थी और वो भी क्या थे? निश्चयवाद के समर्थक थे। रेड जेल की शिष्या कौन थी? सैंपल। वो सारी चीजें आएंगी जो मैंने फर्स्ट में आपको बुक्स में बताई थी। इसका ग्रंथ कौन सा था? भौगोलिक वातावरण का प्रभाव। भौगोलिक वातावरण का प्रभाव। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने ये कहा था कि मनुष्य किसकी उपज है? भूतल की। मनुष्य भूतल की उपज है। और उन्होंने एक अपनी व्याख्या भी दी थी, परिभाषा भी दी थी, उसको भी आपको याद रखना है, पूछ ली जाती है और आपको लिखना भी पड़ता है। तो उन्होंने ये कहा था कि मनुष्य किसकी उपज है? भूतल की उपज है। और वह केवल इतना ही नहीं है बल्कि पृथ्वी क्या करती है? मनुष्य का पालन पोषण करती है और माता की तरह उसकी देखभाल करती है। और जो प्रकृति है मनुष्य के सामने समस्याएं भी उत्पन्न करती है, विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करती है, लेकिन उन समस्याओं के समाधान भी वह उसके कान में बता देती है। तो जो सैंपल महोदय थी वो निश्चयवाद की समर्थक थी। उनका ऐसा मानना था कि मानव और जो वातावरण है या प्रकृति है उसमें मुख्य कौन है? प्रकृति है। और यही विचारधारा किसको प्रदर्शित करती है? निश्चयवाद विचारधारा को प्रदर्शित करती है। आगे हम बात करें, विद्वान आए, विद्वान का नाम था किरचॉफ। इनके ऐसे ही नाम मिलते हैं क्योंकि इंडिया के नहीं थे। किरचॉफ महोदय आते हैं, पुस्तक लिखते हैं मैन एंड अर्थ। मैन एंड अर्थ, अर्थ होता है पृथ्वी, मैन मानव और पृथ्वी। इन्होंने लिखा था कि जो जंगलों में जो मनुष्य रहते हैं, जंगलों में जो मनुष्य रहते हैं वो ईश्वरवादी होते हैं, या मरुस्थल में जो रहते हैं वो अनेक ईश्वरवादी होते हैं, अनेक भगवानों को मानते हैं। लेकिन जो बेसाल्ट की चट्टानों में रहते हैं, बेसाल्ट चट्टान वाले जो क्षेत्रों में रहते हैं वो किस प्रकार के पाए जाते हैं? अधर्मी पाए जाते हैं। किस प्रकार के पाए जाते हैं? अधर्मी पाए जाते हैं। तो ये महोदय थे किरचॉफ, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी मैन एंड अर्थ। मैंने आपको यहाँ बताया था कि जिस प्रकार का वातावरण होता है उसी प्रकार के विचार मनुष्य में पाए जाते हैं। कि जंगलों में जो मनुष्य रहते हैं एक ईश्वर को मानते हैं, और मरुस्थल में जो व्यक्ति रहते हैं, मनुष्य मानव जो प्रजातियाँ रहती हैं एक से अधिक ईश्वर को मानने वाली होती है। लेकिन जो बेसाल्ट चट्टान है वहाँ पर जो मनुष्य पाए जाते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? कट्टर होते हैं और अधर्मी होते हैं, किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं। आगे हम बात करेंगे इसमें कि इसकी आलोचना की बात करेंगे। ये जितने भी विचारक थे ये क्या थे? हमारी इस निश्चयवादी विचारधारा के समर्थक थे। जैसे ही 20वीं शताब्दी आती है, मनुष्य और वातावरण दोनों के संबंधों में क्या आता है? परिवर्तन आता है। काफ़ी समय तक निश्चयवाद की विचारधारा को समर्थन मिला, और लेकिन उसके बाद क्या हुआ? इसका समर्थन कम हो गया और इसमें ऐसा माना गया कि प्रकृति और मानव क्या करते हैं? दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो हम यह नहीं कह सकते कि मुख्य कौन है? प्रकृति है। क्यों? क्योंकि मानव ने क्या किया? परिवर्तन कर दिया। मानव ने परिवर्तन कर दिया। मानव ने रूस वाले जो क्षेत्र है उच्च अक्षांश, वहाँ पर क्या किया? गेहूं की फसल का उत्पादन कर लिया। मनुष्य ने क्या किया? प्रकृति में परिवर्तन किया। दूसरा, इंदिरा गांधी नहर है, मरुस्थल वाले क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं का विकास कर विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन कर लिया। और तीसरा, इन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी वाला जो क्षेत्र है अनुपजाऊ था, उर्वरकों का उपयोग किया और उसको उपजाऊ बना लिया और विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जाने लगा। एक चीज़ और बताई इन्होंने
कि अगर समान वातावरण रहता है तो वहाँ पर समान परिस्थितियाँ पाई जाती हैं। उत्तरी शीत की बात करें, एक तरफ कनाडा और दूसरी तरफ रूस का साइबेरिया। रूस का कौन सा क्षेत्र है? साइबेरिया। इन्होंने कहा कि दोनों क्षेत्र समान हैं, एक जैसी जलवायु पाई जाती है, लेकिन यहाँ जो मानव रहता है, जनजातियाँ रहती हैं, उनके रहन सहन खान पान में अंतर पाया जाता है। अगर प्रकृति सभी के सामने एक जैसी संभावनाएं रखती हैं तो वहाँ के लोगों के विचार भी एक जैसे होने चाहिए। वहाँ के जो एक ही क्षेत्र में स्थित दो प्रदेश हैं तो उन दोनों देशों में क्या पाई जानी चाहिए? समानता पाई जानी चाहिए, लेकिन उन दोनों में समानता नहीं पाई जाती। यहाँ पर एस्किमो, चुकची, सेमोयेटस जनजातियां पाई जाती हैं जो आपस में एक दूसरे से अलग पाई जाती हैं। इनके रहन सहन और खान पान में क्या पाया जाता है? अंतर पाया जाता है। और यही बात क्या करती है? निश्चयवाद का खंडन करती है। दूसरी बात, मनुष्य ने क्या किया? इसमें परिवर्तन किया। रूस जैसे उच्च अक्षांशों में गेहूं की उन्नत फसल का उत्पादन किया, प्रति हेक्टेयर उत्पादन में वृद्धि की, और इंदिरा गांधी नहर वाले रेगिस्तान वाले क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया और विभिन्न प्रकार की वहाँ पर फसलों का उत्पादन किया। तो मनुष्य ने क्या किया? प्रकृति में परिवर्तन किया। वो चीज़ भी क्या करती है? निश्चयवाद का खंडन करती है। कल हम पढ़ेंगे इसी में संभववाद। धन्यवाद।